हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरबी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे परमाणु और उसका सिद्धांत। तो चालू करते हैं। परमाणु परमाणु यानी एटम। परमाणु की खोज किसने की? तो देखो, परमाणु की खोज की थी डाल्टन ने। डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन ने क्या कहा था? तो देखो, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है ना, यह एक प्रकृति का सबसे सूक्ष्म कण है। ठीक है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। कण जो है परमाणु, वो अविभाज्य है, अविनाशकारी है। ये सारी की सारी बातें किसने कही थी? डाल्टन ने कही थी। ठीक है, ये नोट लिखा है, इम्पोर्टेंट है। परमाणु ना तो बनाया जा सकता है, ना भी नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को ना बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये बात कही थी एंटोनियो लेवोसियर ने। ये बात कहने पर इनको कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जनक, केमिस्ट्री का पिता। किसे कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है किसको? एंटोनियो लेवोसियर को कहा जाता है। ठीक है, अब आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन का जो मॉडल है उसको प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल भी इसको कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है ना, वो तरबूज के समान है। जैसे ये पूरा तरबूज है, तो इस तरबूज के अंदर जो तरबूज में जैसे बीज होते हैं ना, बीज, ठीक है, तो उन बीज के समान परमाणु में क्या पाया जाता है? ऋणात्मक भाग होता है। और तरबूज के अंदर का जो लाल भाग होता है, रेड पार्ट होता है, उसको कहा धनात्मक कण। थॉमसन ने अपना जो मॉडल है उसको तरबूज से एक्सप्लेन किया। तरबूज में उन्होंने कहा कि तरबूज के अंदर जो काला बीज होता है उसका, उस बीज को उन्होंने कहा कि ये इसका ऋणात्मक भाग है, और लाल भाग जो है उसका, वो उसको कहा उसने धनात्मक भाग। और उन्होंने ये कहा कि जितना भाग लाल है उतना ही भाग क्या है? उसका बीज है। मतलब जितना भाग लाल पार्ट का है उतने ही उसके बीज के बराबर है। यानी ऋणात्मक पार्ट और धनात्मक पार्ट जो है बराबर है। यानी कि दूसरी भाषा में बोले तो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्या है? उसमें बराबर होते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन रहेंगे तो क्या रहेगा? जो परमाणु है वो उदासीन रहेगा। तो परमाणु कैसा होता है? परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जनक, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी जे थॉमसन ने। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश का जो मान होता है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, और आवेश की जो इकाई है वो क्या होती है? आवेश की इकाई होती है कूलाम, जिसको हम सी से लिखते हैं। आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसकी गणना मिलीकण के तेल बूंद प्रयोग के द्वारा की गई। क्वेश्चन पूछता है कि जो आवेश इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश की गणना किसके मिलीकण के कौन सा प्रयोग पे की गई? तो वो कही गई तेल बूंद प्रयोग। या पूछता है तेल बूंद प्रयोग किसका था? तो वो था मिलीकण का था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, परमाणु का रासायनिक व्यवहार उसके इलेक्ट्रॉन या परमाणु क्रमांक पर निर्धारित होता है। इसका मतलब ये होता है, किसी परमाणु जो होता है उसमें जो रासायनिक प्रॉपर्टी होती है उसकी, जैसे दूध दही में बदलता है तो वो रासायनिक परिवर्तन से होता है, तो उसके अंदर जो रासायनिक केमिकल व्यवहार होता है वो होता है उसके इलेक्ट्रॉन या परमाणु क्रमांक के आधार पर होता है। ठीक है, अब आता है रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ये इन्होंने सन 1911 में दिया था। ठीक है, एल्फा कण क्या होता है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि एल्फा कण होता क्या है। तो एल्फा कण होता है डाई पॉजिटिव हीलियम आयन। डाई पॉजिटिव हीलियम आयन का मतलब ये होता है, हीलियम आयन जो है, हीलियम है, हीलियम के अंदर हमने क्या करा? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला तो इस पे आवेश क्या हो गया? प्लस का 2 चार्ज आ गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों बाहर निकाल दिए। तो डाई पॉजिटिव हीलियम आयन जो है उसको कहा जाता है एल्फा कण। तो रदरफोर्ड ने क्या करा? एक तरफ एल्फा कण ले लिए, दूसरी तरफ उन्होंने सोने की एक पन्नी ले ली। ठीक है, इस सोने की पन्नी को उन्होंने क्या करा? सामने रख दिया और बीच में मतलब एक शीशा लगा दिया और किरण, मतलब यहाँ से किरण पास कराता रहा ये।
जैसे अपने लेजर लाइट होती है ना, उस तरह से यहाँ से किरण पास होते गई। ठीक है, तो वो इसको छोड़ के क्या करा, रात में घर चला गया। सुबह आके देखा ना उन्होंने, तो इस जो सोने की पन्नी है इसके बीचों बीच में से क्या हुआ, उनको छेद मिला, मतलब होल हो गया। तो उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो अल्फा कणों के जो ये इलेक्ट्रॉन इस पे गए ना, तो इन्होंने क्या हो गया, ये यहाँ से जैसे गए इधर मुड़ गए, यहाँ से गए इधर मुड़ गए, यहाँ से गए इधर, यहाँ से गए इधर, यहाँ से गए इधर। ठीक है, लेकिन जो बीच में गया था ना, वो बिल्कुल सीधा जो गया था वो गए जाके और वापस मुड़ के वापस आ गया था, इसी में गया और वापस सीधा मुड़ के इसी पे आ गया, यानी 180 डिग्री पे वापस रिटर्न होके आ गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले, देखो उन्होंने कहा था, एक मिनट, उन्होंने कहा था परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है ना, वो क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, और कहा, उन्होंने कहा कि परमाणु में 99.99% जो द्रव्यमान होता है वो उसके केंद्रक के ठोस भाग में होता है, जिसको बोला जाता है नाभिक। इसका मतलब यह है कि जैसे ये क्या है, ये एक परमाणु है और इस परमाणु के अंदर ये जो काला काला ये पॉइंट लगा हुआ है, ये केंद्रक हो गया, यानी और ये केंद्रक है, इसको बोला ये ठोस है ना। तो ये जो ठोस भाग है केंद्रक वाला, इसमें ही क्या बोला जाता है ना, इसका जो पूरा मास होता है वो यहाँ केंद्रित होता है। बाकी जो पूरा की पूरा परमाणु है वह क्या क्या होता है, खोखला होता है। ये निष्कर्ष निकाला किसने, ये निकाला रदरफोर्ड ने। ठीक है, इतना पता चला। अगला उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ये तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और बीच में क्या पा गया, नाभिक। ठीक है, तो एक्चुअल में नाभिक की खोज हो गई। नाभिक की खोज किसने कर दी, रदरफोर्ड ने कर दी। ठीक है, नोट ये है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि रदरफोर्ड का मॉडल मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे, नाभिक की खोज किसने की। ठीक है, तो नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। अब देखो साइज ऑफ नाभिक, नाभिक का आकार कितना होता है, तो वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, 10 की घात -15 मीटर, जिसको फर्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्मी। और परमाणु जो होता है उसका आकार होता है 10 की घात -10 मीटर, जिसको एंगिस्ट्रॉन, ए के ऊपर 0 लगा दिया तो ये एंगिस्ट्रॉन हो गया, ये कहा जाता है। कई बार क्या होता है, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। हम क्या सोचते हैं कि ये जो है ना 10 की घात -15 ये बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमाणु, ये तो परमाणु है, ठीक है, तो ये 10 की घात -15 ये परमाणु है, 10 की घात -10 तो परमाणु हो गया, और ये इसके अंदर ये नाभिक पाया जाता है, ये इसका आकार 10 की घात -15, यानी बड़ा क्या है, बड़ा है परमाणु और नाभिक उसके अंदर पाया जाता है। माइनस में घात जितनी बड़ी होगी वह संख्या उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, इतना बात समझ आ गया। अब देखते हैं प्रोटॉन के। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन को पॉजिटिव आवेश होता है, P+ से लिखते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने करी, तो प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। किसने, गोल्डस्टीन ने। इसको नाम दिया था किसने, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया। आवेश जो होता है प्रोटॉन पे वो धनावेश होता है और उसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 × 10 की घात -27 kg होता है। ये डाटा क्या है कि एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में उन कुछ भी पूछ सकता है, आवेश पूछ सकता है, खोज किसने की पूछ सकता है, द्रव्यमान पूछ सकता है, इसलिए इनके डाटा को आपको याद करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं हम न्यूट्रॉन की। देखो न्यूट्रॉन जो होता है उसको N से लिखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, जेम्स चैडविक ने करी थी। ठीक है, अब इसका आवेश जो होता है ना न्यूट्रॉन का, उसको जी बोला जाए या तो शून्य आवेश होता है, 0 शून्य आवेश होता है, इसको कहता है उदासीन भी होता है, या हम इसको बोल सकते हैं कि यह आवेश रहित भी होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है वह आवेश रहित होता है और इसका द्रव्यमान होता है 1.674 × 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल डाटा लगभग सेम सा रहता है। ठीक है, प्रोटियम क्या होता है, प्रोटियम जो होता है ना वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो उनके समस्थानिकों में ही एक समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, जिसे कहा जाता है प्रोटियम। 1H1 में क्या होता है, 1 - 1 करा, यानी एक प्रोटॉन हो गया, एक इसका द्रव्यमान, इसको घटाया तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 0। कहने का मतलब ये है प्रोटियम जो होता है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, यानी कि ये न्यूट्रॉन का उदाहरण है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस में न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो वो किस में होते हैं, प्रोटियम के अंदर 0 होते हैं। ठीक है, अब बात आती है परमाणु क्रमांक। देखो परमाणु क्रमांक जो होता है उसको हम Z, कैपिटल Z से लिखते हैं। ठीक है, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु की बात हो रही है, लेकिन ये
कोई परमाणु उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या दोनों ही बराबर बराबर होती है। किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक में या तो प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो बराबर होती है। ठीक है, अब आती है, अब देखते हैं हम द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या को हम निरूपित करते हैं ए से, कैपिटल ए से। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखो ये एक परमाणु का जो निरूपित करते हैं तो ये उसका प्रतीक चिन्ह हो गया, क्या, एक्स। इस एक्स से ऐसे निरूपित करते हैं प्रतीक को। तो उसके नीचे जो लिखा होता है ये जेड, ये कहलाता है परमाणु क्रमांक, और ऊपर जो लिखा होता है इसको बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये जो प्रतीक दिया था वो बर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1H3 लिखा हुआ है, तो ये जो नीचे लिखा है ये इसका परमाणु क्रमांक है और ऊपर लिखा है यह इसका द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चली। अब देखते हैं आगे। देखो ये क्लोरीन है, क्या है, ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन का ये एक प्रतीक चिन्ह हो गया, ऐसे इसको इस तरह निरूपित कर दिया। अब नीचे जो लिखा हुआ है यह प्रोटॉन है और ऊपर जो लिखा हुआ है वह उसकी द्रव्यमान संख्या है। तो प्रोटॉन हो गया, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें, 17 है, 17 है। अब देखो अगर परमाणु हमारा उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, उदासीन परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 17 और 17 दोनों में बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। द्रव्यमान संख्या कितनी है, द्रव्यमान संख्या इसके अंदर 35 यानी 35 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या होती है द्रव्यमान संख्या। इस द्रव्यमान संख्या में से ये परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं तो यह न्यूट्रॉन की संख्या पता चलती है और इसके अंदर आ जाएगी कितनी, 18, 18, 18। ठीक है, अब जैसे दूसरा उदाहरण ये है हीलियम का, डाई पॉजिटिव हीलियम आयन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या, प्रोटॉन की संख्या 2 है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 नंबर पर ये आता है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया तो यह डाई पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये 0 हो गया। वैसे तो देखा जाए ना तो जो आवेश होता है उसको यहाँ लिखा जाता है ऐसे, डाई पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिए हमने, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए थोड़ा निरूपित इस तरह से किया ताकि अपन को परमाणु क्रमांक के बारे में भी पता चले। ठीक है, तो क्या करा हमने, इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए 0। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या में द्रव्यमान संख्या में यानी 4 में से प्रोटॉन की संख्या 2 को घटा दिया तो न्यूट्रॉन की संख्या पता चल गई। ठीक है, तो इस तरह हम इनको निकालते हैं। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से प्रतीक चिन्ह दे देवे तो आपको उस तरह निकालना आना चाहिए। जैसे ये वाला आपने देख लिया, तो इसके अंदर आपसे द्रव्यमान संख्या पूछे, न्यूट्रॉन की संख्या पूछे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी पूछे, आपको इस तरह से निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। देखो अब हम चर्चा करते हैं समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स के बारे में। एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है या परमाणु क्रमांक समान होती है। देखो समस्थानिकों में एक चीज़ याद रखना, या तो प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक ये समान होता है तो वह समस्थानिक कहलाता है। ठीक बात, क्योंकि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या एक ही होते हैं। जितने प्रोटॉनों की संख्या उतना उसका परमाणु क्रमांक भी उतना ही होता है। समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। ठीक है, प्रोटियम जो होता है वो 1H1 होता है, इसमें इसका जो परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में यही पाया जाता है, लगभग 99% मात्रा में कौन सा समस्थानिक पाया जाता है, प्रोटियम पाया जाता है। ये जल का फॉर्मूला है H2O। ठीक है, तो जल का जो भार है वो कितना हो गया, 18 होता है, जल का भार होता है 18। ठीक है, ड्यूटेरियम 1H2
इसका भार 2 हो गया, 2 हो गया तो इसको क्या कह दिया, ड्यूटेरियम कह दिया। और एक चीज़ देखो, इसमें भी परमाणु क्रमांक 1, इसमें भी परमाणु क्रमांक 1, इसीलिए तो ये समस्थानिक हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ड्यूटेरियम जो है इसमें किस में यूज होता है, भारी जल में होता है। तो D2O भारी जल, भारी जल का जो परमाणु भार होता है वो 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है, ध्यान रखना। जल का जो परमाणु भार होता है वो 18 होता है, लेकिन भारी जल का होता है वह होता है 20। ठीक है, आगे देखो, भारी जल जो होता है उसका और ग्रेफाइट का, भारी जल यानी D2O और ग्रेफाइट का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। किसके रूप में, मॉडरेटर या मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग मॉडरेटर या मंदक के रूप में किया जाता है। अगला है ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है इसमें परमाणु भार इसका 3 हो गया तो इसको ट्राइटियम कह दिया। प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 2 है, 3 - 1 यानी 2। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या इसमें प्रोटॉन से ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा तत्व है या वह कौन सा समस्थानिक है जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा है। तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से भी ज़्यादा है, वह कौन सा है, ट्राइटियम है। कौन सा है, ट्राइटियम। ये जो है सबसे हल्का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ट्राइटियम सबसे हल्का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कैसा है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ठीक है, पोलोनियम में सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व में पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं पोलोनियम में। किसमें, पोलोनियम में पाए जाते हैं। अब समस्थानिकों के बारे में कुछ पॉइंट हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यूरेनियम है, यूरेनियम 92U235। ठीक है, ये जो समस्थानिक है यूरेनियम का, इसका उपयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 235 वाले का उपयोग कहाँ करते हैं, परमाणु भट्टी में। आयोडीन 131 है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो गलगंड, घेंगा या गाइटर के इलाज में। गलगंड, घेंगा या गाइटर किसी के रोग है तो उसके इलाज में आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 यानी CO60, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। कार्बन 14 का उपयोग, जिसे कार्बन डेटिंग विधि कहा जाता है, जीवाश्मों या जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, जीवाश्मों की आयु का ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति यानी कार्बन 14 पद्धति जो है उसका उपयोग करते हैं, जबकि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग का पद्धति का उपयोग जीवाश्मों की आयु निकालने के लिए, जबकि पृथ्वी की आयु निकालने के लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सोडियम 14 जो समस्थानिक है, इसका रक्त परिसंचरण की जो जांच है उसमें किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन की जांच में किया जाता है। अब बात करते हैं हम समभारिक की। समभारिक जिसे आइसोबार कहा जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें परमाणु भार समान हो उसे समभारिक कहा जाता है। ये आर्गन है और ये कैल्शियम है। हमने 2 तत्व लिए। अब देखो, इनके परमाणु क्रमांक दोनों के अलग अलग हैं, 18-18, लेकिन इनका जो परमाणु भार है दोनों का वो 40 और 40 बराबर बराबर है। दोनों का परमाणु भार बराबर है, इसीलिए इसे कहा गया समभारिक। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सम न्यूट्रॉन। सम न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, तो देखो, इसको आइसोटोन्स या सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। क्या, सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो देखो, ये उदाहरण दे रखा है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो 3 में से 1 घटाएंगे, यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे तो 2, न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, इसमें भी 2 आ गई, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आ गई दोनों में, तो इसको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। अब देखो, कोई भी परमाणु उदासीन होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। जितने परमाणु क्रमांक होंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होती है। जैसे फ्लोरीन के अंदर 9 होते हैं परमाणु क्रमांक, तो 9 इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला तो इस पर चार्ज आ गया F-, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई इसके अंदर 10। जब माइनस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन उस तत्व को मिलते हैं, और प्लस चार्ज आता है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया।
क्या कर दिया, त्याग दिया, यानी कि एक कम हो गया उसमें से। अब जैसे सोडियम है, सोडियम 11 होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, लेकिन सोडियम प्लस लगा दिया, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एक चला गया तो 10 रह गए। इसी प्रकार मैग्नीशियम में 12 होते हैं, जब इसमें +2 चार्ज लगा दिया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से हमने निकाल दिए, तो कितने रह गए, 10 रह गए। ठीक है, अब देखो ये उदाहरण दे रखा है सम इलेक्ट्रॉनिक का। ये है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 नंबर पर होता है, मतलब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन -2 चार्ज मतलब 2 हमने इसको और दे दिए, तो इसके अंदर कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है, लेकिन मैग्नीशियम +2 लगा दिया तो 2 इसमें से हमने निकाल दिए, तो कितने रह गए, 10 रह गए। एल्युमिनियम होता है 13 नंबर पे, 13 में से 3 निकाल दिए तो भी 10 रह गए। फ्लोरीन 9 पे होता है, माइनस लगा दिया तो इसमें भी 10 हो गए, तो 10 10 10 क्या हो गया, सम इलेक्ट्रॉनिक, तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या इन चारों में समान हो गई। इनकी बात करें तो देखो N मतलब है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन -3, नाइट्रोजन होता है 7 नंबर पे और -3 लगा दिया, मतलब इसमें हमने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो 10 हो गए। फ्लोरीन -9 पे होता है, 1 दे दिया तो 10। सल्फर जो होता है S+4 सल्फर होता है 14 नंबर पर, इसमें से हमने 4 निकाल दिए, तो ये कितने रह गए, 10, तो इसके अंदर भी क्या हो गया, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम बोर मॉडल की। बोर मॉडल किसने दिया, नील्स बोर ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा या कोश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में, निश्चित शब्द का जो इस्तेमाल किया था वो बोर ने किया था, रदरफोर्ड ने इस निश्चित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, तो निश्चित वृत्ताकार पथ में जो चक्कर लगाएंगे उनको कोश कक्षा कहा जाता है, इनको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। जैसे ये नाभिक है, ये परमाणु है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इसके चारों ओर। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2n²। क्या है, 2n², जहाँ n क्या है, कक्षा है, कक्ष है। ठीक है, अब कक्ष जो स्टार्ट होते हैं KLMN, के से स्टार्ट होते हैं, के सबसे जो निचला कक्ष है उसको के बोला जाता है, उससे ऊपर L, फिर M, N, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहला जो के है उसमें कक्ष हो गया 1 नंबर वाला, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई इसमें कितनी, 2, क्योंकि 1 को जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार 2 नंबर पर जो कक्ष है L, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, तीसरे वाले में 18 है, चौथे वाले में कितनी है, 32 है। ठीक है, आगे देखो, अब इसके एनर्जी लेवल की बात करें तो जो कक्षक जितना पास होगा उसमें एनर्जी कम होगी और जितना दूर होगा उसमें एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो E4 सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, फिर E3 में उससे कम है, E2 में उससे कम है, E1 में उससे कम है। तो ये इनकी ऊर्जा का क्रम है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा का क्या करता है, त्याग करता है, उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे ये 2 कक्षक हैं, अब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है और इस कक्षा में है ऊपर वाली में, अब ऊपर वाली से वो नीचे आया, जब ये ऊपर वाली में है तो इसमें क्या ऊर्जा ज़्यादा है। अभी मैंने बताया कि जो जितना दूर होगा उसमें ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी, तो दूर है तो ऊर्जा ज़्यादा है, तो जैसे ही ये पास आया मतलब नीचे आया तो ये ऊर्जा ज़्यादा है तो उसको त्याग दिया इसने। ठीक है, और ये नीचे आ गया। और इसी प्रकार इस वाले में देखो, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाले जो कक्ष हैं उनमें ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, नीचे वाले में कम, तो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो 2 पॉइंट निकल गए कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का त्याग करेगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा ग्रहण करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। किसी भी कक्ष में कुल ऊर्जा निश्चित होती है। एक कक्ष पूरा है, उस एक कक्ष के अंदर पूरी ऊर्जा पूरे कक्षक के अंदर निश्चित होती है, ये नहीं कि एक कक्षक में अलग अलग होगी। जैसे ये एक कक्षक है, ये एक कक्षक है, तो इसके अंदर कुल ऊर्जा है वो निश्चित है, इसके अंदर जो कुल ऊर्जा है वह निश्चित है। ठीक है, आगे बात आती है संयोजकता, वैलेंसी जिसे बोलते हैं। ये क्या होती है, तो किसी परमाणु के बाह्य कक्षक में, भार वाले कक्षक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी परमाणु के जो बाह्य कक्षक जो होता है सबसे भारी वाला, उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री जो अकेले अकेले हैं,
उनका जो आदान प्रदान होता है या वो जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। जैसे ये सोडियम है, तो ये सोडियम का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, तो सबसे जो भीतरी वाली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि के का मान अपन ने निकाला था तो इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। उसके बाद वाली एल थी उसमें 8 आते हैं, तो अगले वाले में हमने 8 भर दिए, ठीक है। 8 और 2 10 हो गए। अब एक बचा 11 वाला, तो एक ये तीसरी कक्षा में आ गया। अब ये तीसरी कक्षा जो सबसे भारी कक्षा है उसमें एक है, तो ये मुक्त अवस्था में है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो सोडियम की कितनी संयोजकता होती है, 1 होती है। आगे देखो, अक्रिय गैस जो होती हैं, अक्रिय गैस जिन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है, 18 वर्ग की जो 18 वर्ग की गैस भी 18वां वर्ग होता है, इनकी जो संयोजकता होती है वह 0 होती है। अक्रिय गैस, नोबल गैस या 18 वर्ग की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में जो सबसे लास्ट का जो वर्ग होता है 18वां वर्ग, जिसे अक्रिय गैस, नोबल गैस कहते हैं, ये स्थायी होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन सब की संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये क्लास थी जिसमें हमने परमाणु के बारे में बेसिक जानकारी, जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में समझा, और इससे एग्ज़ाम में आपको पक्का 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। कम टाइम में मैंने अधिक से अधिक कंटेंट देने की कोशिश करी। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करना कि अगला वीडियो लेके आए या नहीं लेके आए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, आप अच्छे से तैयारी करो, आगे बढ़ो। इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना आपका काम है, ठीक है दोस्तों।